चलिए फिर से रिज्यूम कर लेते हैं क्लास को। हम्म मुल्कराज आनंद पर चल रहे हैं हम। 2-3 लाइनें पढ़ी हमने। हु इज नोन फॉर हिज रियलिस्टिक एंड सिंपैथेटिक पोर्ट्रेयल ऑफ द पुअर इन इंडिया। ही इज अक्लेम्ड फॉर हिज डिपिक्शन ऑफ सोसाइटल बिहेवियर ऑफ पीपल। बिहेवियर ऑफ पीपल, लोगों का जो सामाजिक व्यवहार था ना, उसका डिपिक्शन इन्होंने किया। सामाजिक व्यवहार किसके बारे में? बिलोंगिंग टू द पुअर एंड अनप्रिविलेज्ड क्लासेज, गरीबों के प्रति और अनप्रिविलेज्ड यानी विशेषाधिकार से रहित जो जातियां थी ना, उनके प्रति लोगों का क्या सामाजिक व्यवहार था, इसको इन्होंने बहुत अच्छे से डिपिक्टेड किया, चित्रित किया। एंड कास्ट्स ऑफ इंडिया, क्लासेस एंड कास्ट्स ऑफ इंडिया। ही इज कंसिडर्ड ए फाउंडर ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज इंडियन नोवेल, है ना। तो ही इज कंसिडर्ड ए फाउंडर ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज इंडियन नोवेल। अंग्रेजी में लिखे गए भारतीय नॉवेल्स के ये फाउंडर, इनको फाउंडर के रूप में इनको स्वीकार किया गया। इनकी पहचान है। द सन ऑफ ए कॉपर स्मिथ है, कॉपर स्मिथ के ये पुत्र हैं। आनंद graduated with honors in 1924 from Punjab University in Lahore and pursued additional studies at the University of Cambridge and at University College in London. While in Europe, he became politically active in India's struggle for independence and shortly thereafter wrote a series of diverse books on aspects of South Asian culture, including Persian painting, 1930, curries and other Indian dishes, 1932, the Hindu view of art, 1933, the Indian theatre, 1950, and Seven Little Known Birds of the Inner Eye, 1978. ये कुछ इनकी बुक्स हैं, है ना, जो साउथ एशियन कल्चर के ऊपर फोकस्ड है। अ प्रोलिफिक राइटर, प्रोलिफिक का मतलब क्या होता है? प्रोडक्टिव, है ना, बहुत ज़्यादा रचनाएं करने वाले। A prolific writer, Anand first gained wide recognition for his novels Untouchable 1935 and Kuli. Untouchable और कुली नाटकों से मुल्कराज आनंद को प्रसिद्धि प्राप्त हुई सबसे पहले। Both of which examined the problems of poverty in Indian society. In 1945, he returned to Bombay, now Mumbai, to campaign for national reforms. He had his home in Khandala, Bombay. Among his other major works are The Village, कुछ और वर्क्स हैं जैसे द विलेज है 1939, द स्वॉर्ड एंड द सिकल 1942, द बिग हार्ट 1945, रिवाइज्ड एडिशन 1980 में भी आया इसका। आनंद wrote other novels and short story collections and also edited numerous magazines and journals including Marg. मार्ग नाम का एक जर्नल था, है ना, जिसको इन्होंने एडिट किया, है ना। एन आर्ट क्वार्टरली दैट ही फाउंडेड इन 1946। ये एक प्रकार की क्वार्टरली मैगजीन या जर्नल हुआ करती थी। He also intermittently worked on a projected 7-volume autobiographical novel entitled Seven Ages of Man. Autobiographical इन्होंने नोवेल लिखा जिसकी 7 बुक्स थी, है ना। द एज ऑफ मैन ऑटोबायोग्राफी है ये इनकी खुद की। कंप्लीटिंग 4 वॉल्यूम्स, 7 समर्स, जिसमें से ये 4 वॉल्यूम इनके कंप्लीट हो गए। 7 समर्स 1951, मॉर्निंग फेस, कन्फेशन ऑफ ए लवर एंड द बबल 1984। तो 7 में से 4 इनके कंप्लीट हो गए वॉल्यूम, ये आधी रह गई ऑटोबायोग्राफी, पूरी नहीं लिख पाए। Now let's have a quick look. Works Untouchable. The first draft was prepared by him in Sabarmati Ashram, living with Mahatma Gandhi. और अनटचेबल में कई बार महात्मा गांधी के सिद्धांतों का, महात्मा गांधी का जिक्र भी है अनटचेबल
कोर्स में रहा होगा तुम्हारे, रहा है क्या कभी कोर्स में अनटचेबल? नहीं रहा क्या? ये काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में लगता भी है अनटचेबल। कुली 1936, टू लीव्स एंड ए बड, द बार्बर्स ट्रेड यूनियन एंड अदर स्टोरीज, है ना, फेमस कलेक्शन है। ये कभी रहा है तुम्हारे कोर्स में? बार्बर्स ट्रेड यूनियन रही है क्या कभी? नहीं रही। द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस, लाजवंती एंड अदर स्टोरीज, सेवन एजेज ऑफ मैन ऑटोबायोग्राफी हो गई। मॉर्निंग फेस, इसके लिए उन्हें साहित्य अकेदमी अवार्ड भी मिला, है ना, 1971 में। सेवन समझ, अक्रॉस ब्लैक वाटर्स 1939, अ पेयर ऑफ मुस्टैचियोस 1966, अवार्ड्स, इंटरनेशनल पीस प्राइज 1952, साहित्य अकादमी अवार्ड मॉर्निंग फेस के लिए जो इनको मिला 1971 में। और तो क्या, ये फाउंडर रहे मार्ग के। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि मुल्क राज का ये एक छोटा सा परिचय यहाँ पर देखा। अब अनदर बिग नेम, है ना, बहुत ही मेजर नेम है ना, आर के नारायण। इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश में बड़ा नाम है। 1906 से 2001, 2001, बर्थ एंड पेरेंटेज। आर के नारायण, born October 10, 1906, Madras, Chennai, died May 13, 2001, Madras. Is regarded as one of the greatest or the finest Indian writers in English. He is the most artistic of the Indian writers because his sole aim is to give aesthetic satisfaction and not to use his art as a medium of propaganda or to serve some social purpose, as is the case with Mulk Raj Anand. ये मुल्क राज आनंद की तरह से कोई एक एजेंडा लेकर के नहीं चले थे सोशल रिफॉर्म का। इन्होंने एक जनरल डिपिक्शन किया भारतीय समाज का, उस समय जो भी भारतीय समाज था उसको लेकर के उन्होंने खूब सारी रचनाएं लिखी। वर्सेटाइल राइटर रहे ये, बहुत सारे विषयों को समेटा इन्होंने, है ना। एज इन द कस्टम इन द साउथ, जैसा कि साउथ में रिवाज है, आर इन द नॉवलिस्ट नेम स्टैंड्स फॉर द नेम ऑफ द विलेज टू विच हिज फैमिली बैकग्राउंड बिलोंग, है ना, राशिपुरम। आर के नारायण में आर क्या है? राशिपुरम, दैट स्टैंड्स फॉर हिज विलेज नेम in the district of Salem. K stands for the name of his father Krishna Swami Iyer, है ना। K stands for his father's name Krishna Swami Iyer. The full form of Narayan is Narayan Swami basically. R K Narayan, है ना। तो राशिपुरम कृष्णा स्वामी नारायण स्वामी, ये है इनका पूरा नाम। Though the novelist now never uses this full form, though the family belonged originally to Rashipuram long before R.K. Narayan's birth, it had shifted to Madras, है ना। ये राशिपुरम के थे लेकिन नारायण का जन्म हुआ उससे बहुत पहले ही मद्रास शिफ्ट हो गए थे। It was here that Narayan was born in 1906. Soon after his birth, the father got a job as a school teacher in Mysore and the family moved there. While other brothers and sisters went to Mysore with their parents, R.K. Narayan himself was left behind with his grandmother. It was only later that he too shifted to Mysore, which has been his home ever since. इनको अपनी दादी माँ के साथ में छोड़ दिया गया था मद्रास में, लेकिन बाद में ये भी मैसूर में शिफ्ट हो। एजुकेशन, रियर्ड बाय हिज ग्रैंडमदर, इनका पालन पोषण अपनी माँ दादी माँ के द्वारा हुआ। Narayan completed his education in 1930. The novelist was never a good student. He failed both in the high school and intermediate examinations. लगातार ये फेल होते रहे, अच्छे विद्यार्थी नहीं थे ये। He could get his degree only when he was 24 years old. These failures at school and college made him shy, reserved and different. इन फेलियर से वो क्या हो गए? शाई हो गए, थोड़े रिजर्व्ड हो गए, कटे कटे रहने लग गए, एंड डिफरेंट, डिफिडेंट। डिफिडेंट का मतलब कॉन्फिडेंट का थोड़ा सा ऑपोजिट है ये,
कॉन्फिडेंट का ऑपोजिट हो गया डिफिडेंट, यानी आत्मविश्वास की कमी सी हो गई। एन इंट्रोवर्ट एंड नॉट एन एक्सट्रोवर्ट, ये अंतर्मुखी सी हो गए थे। It is said that once he even tried to commit suicide, for since he was reserved and modest, rather too modest. ये बहुत ज़्यादा ही modest थे। modest का मतलब क्या होता है? मीक, modest, submissive, दब्बू। modest माने दब्बू, humble नहीं, humble तो polite होता है ना? ये मीक, modest, submissive, दब्बू टाइप के थे ये। अर्ली लाइफ एंड करियर, he graduated from Maharaja College, Mysore in 1930. He graduated from Maharaja College, Mysore in 1930. As his father was a humble school teacher and had a large family to support, Narayan was called upon to contribute to the family income soon after his graduation. इनको बहुत जल्द ही कमाई करने के लिए फील्ड में उतरना पड़ा। First, he worked for some time as a clerk in the Mysore Secretariat and then as a teacher in a village school. But these professions did not suit him. ये इनको सेट नहीं हुए, सूट नहीं हुए इनको। His ambition had always been to become a writer, so only after a month or so he gave up his job as a school teacher and decided to devote all his time to writing. His father also did not like the idea, but Narayan went ahead with great confidence and soon achieved eminent success as a novelist and short story writer. हालांकि इनके फादर इस बात का ओपोज करते थे कि मैं राइटर बनना चाहता हूँ, है ना, लेकिन इन्होंने जो सोचा वो कर दिखाया। लव एंड मैरिज, द मोस्ट इम्पोर्टेंट इवेंट ऑफ हिज लाइफ टुक प्लेस इन 1935 व्हेन ही मेट his future wife Rajam for the first time. It was a case of love at first sight. Narayan went straight to the girl's father, Nageswar Iyer, and proposed marriage. इन्हें प्रेम हो गया था, है ना, राजम से। तो राजम के फादर के पास गए सीधे ही और कहा कि मुझे आपकी बेटी से विवाह करना है। इट वॉज समथिंग मोस्ट अनयूजुअल, ये बहुत ही अनयूजुअल था, अजीब सा था, है ना, असाधारण था। एंड अनकन्वेंशनल, और गैर परंपरागत भी था। बट द पेरेंट्स वर इम्प्रेस्ड बाय द फ्रैंकनेस एंड ऑनेस्टी एंड एग्रीड टू द मैरिज। लेकिन वो पेरेंट्स खुश हो गए इस बात से कि ये बड़ा फ्रैंक है, आकर के इसने कहा है, कोई बात नहीं। बट देन द हॉरोस्कोप्स डिड नॉट टैली, फिर एक नई समस्या हो गई, है ना, हॉरोस्कोप्स नहीं मिली है, जन्मपत्री नहीं मिली। नागेश्वर अय्यर्स एस्ट्रोलॉजर वाज पॉजिटिव दैट नारायण वुड प्रूव आइदर ए पॉलीगैमिस्ट और ए विडोवर, है। तो लड़की के जो पिता थे नागेश्वर अय्यर, उनका जो एस्ट्रोलॉजर ज्योतिषी था, उसने दो बातें बड़ी पॉजिटिवली कही कि या तो देखो नारायण पॉलीगैमिस्ट साबित होगा, यानी ये कई विवाह करेगा, या तो, और ए विडोवर, और या फिर ये विधुर हो जाएगा बहुत जल्दी, यानी कि इसकी जो बहू है वो एक्सपायर हो जाएगी। द स्टार्स हैड डिटरमिन्ड दैट ही वुड नॉट बी हैप्पी विद जस्ट वन वाइफ। इसके कुंडली के सितारे ये कहते हैं कि ये एक पत्नी से संतुष्ट नहीं रहेगा। बट द लव लॉर्न यंग मैन वॉज नॉट टू बी पुट ऑफ सो ईजीली। लेकिन ये जो नौजवान था, लव लॉर्न, एकदम प्रेम से पीड़ित, है ना, इसको इतना जल्दी आसानी से पुट ऑफ नहीं किया जा सकता था, पोस्टपोन नहीं किया जा सकता था। ही गॉट एन एस्ट्रोलॉजर ऑफ हिज ओन, वो अपना खुद का एस्ट्रोलॉजर लेकर के आ गया। हु एट द साइट ऑफ रुपीज, जिसने अच्छे खासे यूं पैसे देख करके वेंट इनटू एक्सटसीज ओवर नारायण हॉरोस्कोप। उसने क्या किया कि नारायण के हॉरोस्कोप की बहुत सारी एक्सटसीज, अच्छी अच्छी बातें बता दी पैसे लेकर के। He was an accomplished debater and defeated the other पंडित। और ये जो था, क्या बात होगी। हेलो, नमस्कार प्रेम सिंह जी, बताएं क्या डॉक्यूमेंट भेजा है।
अच्छा, ठीक है। हाँ, ठीक है। नहीं नहीं, देखते हैं देखते हैं, मैं अभी क्लास में हूँ, थोड़ी देर बाद देखता हूँ फ्री होकर के। जवाब आया है तो ये फंसेंगे ही उसमें और ज़्यादा और कुछ। हाँ, ठीक है ठीक। नहीं, हम लोगों का तो किसी का ही नहीं आया। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। ठीक है। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी जी बिल्कुल। ही वॉज एन अकम्प्लिस्ड डिबेटर। तो ये जो नारायण जो पैसे देकर के लाया था ना एस्ट्रोलॉजर, उसके बारे में लिखता है कि ही वॉज एन अकम्प्लिस्ड डिबेटर। ये बहुत ही योग्य बहस करने वाला व्यक्ति था। एंड डिफीटेड द अदर पंडित। और उसने दूसरे वाले पंडित को डिफीट कर दिया, शास्त्रार्थ में परास्त कर दिया। And Rajam's parents, realizing that I was from a good and large family and that whatever happened to me, she would always be taken care of, agreed to the marriage. वो फिर राजी हो गए कि भाई ये इसका परिवार अच्छा है और हमारी बच्ची के साथ में बढ़िया ही होना है, कोई बात नहीं। आर के नारायण referred to this personal experience in a number of his novels and stories, है ना। खूब सारी स्टोरीज में और नॉवेल्स में, है ना, आर के नारायण इस चीज को लिखते हैं। Short-lived domestic happiness. Their marriage was a happy one. Though Rajam did not know English, she took keen interest in the work of her husband and was a constant source of inspiration to him. A number of his women characters bear close resemblance to her character and personality. उसकी वाइफ के कैरेक्टर और पर्सनालिटी के काफी नजदीक हैं, है ना, आर के नारायण के विमेन कैरेक्टर, है ना, जो उनके नॉवेल्स में है। वन डॉटर Emma was born to them and she was dearly loved by her parents. As a novelist also, Narayan was fast becoming a success. Narayan बहुत तेजी से सफल हो रहे थे। Three of his novels, Swami and Friends 1935, The Bachelor of Arts 1937, and The Dark Room 1938 were published in quick succession. फटाफट फटाफट एक के बाद एक आए। Enjoyed wide popularity and brought him money as well as fame. धन और प्रसिद्धि दोनों ही उनको इन नॉवेल्स से प्राप्त हुई। His first novel, Swami and Friends, 1935, is an episodic narrative recounting the adventures of a group of schoolboys. That book and much of Narayan's later works are set in the fictitious South Indian town of Malgudi. मालगुडी सेटिंग है, जैसे मान लो कि अपने थॉमस हार्डी की सेटिंग है ना वेसेक्स, है ना, तो वो वेसेक्स की कहानियां लिखता है, वैसे ही आर के नारायण किसकी कहानी लिखता है, मालगुडी। उनके नॉवेल्स में बार बार मालगुडी का नाम आता रहता है। Narayan typically portrays the peculiarities of human relationships and ironies of Indian daily life in which modern urban existence clashes with ancient tradition. ये देखो ये बात है कि अर्बन ट्रेडिशन और एंशंट ट्रेडिशन के बीच में क्लैशेज होता है, जनरेशन गैप का क्लैश होता है ना। ये आयरन की, ये जो है आर के नारायण की एक जनरल थीम है। His style is graceful, marked by denial, humor, elegance and simplicity. बहुत ही डिनायल यानी कि ओरिजिनल, ह्यूमर है, एलिगेंस है, एलिगेंस क्या हो गया, यानी स्मूथ है, एंड सिंप्लिसिटी, स्मूथनेस और सिंप्लिसिटी के लिए इनका डिस्क्रिप्शन जाना जाता है। चलिए, बट अलास द नॉवलिस्ट्स हैप्पीनेस वाज शॉर्ट लिव्ड। His beloved wife died of typhoid in 1939, only 5 years after their marriage. वो भविष्यवाणी सच हो गई, है ना, उसकी दूसरे वाले पंडित की। इसने पैसे दे करके उसको हरा तो दिया, लेकिन क्या हुआ, हाँ,
Her death was a shattering as well as a rewarding experience for the novelist. एक तरफ shattering है, दूसरी तरफ rewarding experience है. Passing through the dark valley of the shadow of death, he emerged a fuller and wiser man. है ना? दुखों से जब आदमी निकलता है ना तो वो और ज्यादा परिपूर्ण हो जाता है. He gained that inner illumination, आंतरिक प्रकाश इनको प्राप्त हो गया. And increased knowledge of life and its mystery, और जीवन और उसके रहस्यों के बारे में इनका ज्ञान भी काफी बढ़ गया. Which comes only through intense suffering, जो कि intense suffering से ही आती है ऐसी चीजें. This personal loss which he suffered colored many of his works. For 6 years after his terrible loss, Narayan did not write any novel. 6 साल तक तो उन्होंने कुछ नहीं लिखा. इट वॉज ए पीरियड ऑफ डीप एंग्विश एंड इंट्रोस्पेक्शन. उनके लिए बहुत ही गहरी वेदना और इंट्रोस्पेक्शन का ये पीरियड था. देखिए, जब तुम इनको पढ़ रहे हो ना तो एक तो तुम नंबरों के लिए पढ़ रहे हो कि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए, हमारा ये तो गोल है ही है. लेकिन बात इसके साथ में ये भी देखो तुम कि अप्स एंड डाउन्स आर वेरी मच जनरल थिंग इन a person's life. Even in the life of these great writers, there are so many ups and downs. है ना? 6 साल तक काम नहीं करना. अब जैसे मान लो कि किसी स्टूडेंट के लाइफ में ऐसा हो जाए कि वो 6 साल तक कुछ भी नहीं करे, तो हम तो 1 साल भी अगर कोई ड्रॉप करता है ना तो उसको एकदम से यूं इशू बना लेते हैं कि ड्रॉप कर दिया. अरे, आदमी कभी लेट नहीं होता है. आदमी की सीमाएं कभी समाप्त नहीं होती है. हाँ, कुछ बाधाएं आ सकते हैं, कुछ विघ्न आ सकते हैं, कुछ बाधाएं आ सकती. आने दो. धैर्य शुड बी द की नोट ऑफ योर लाइफ. पेशेंस. अगर तुम धीरज रखते हो ना, then everything gets settled automatically with the passage of passing time. बीतते हुए समय के साथ में सब कुछ सेटल हो जाता है ना. तो बस धीरज के साथ में एक बार सहन करो, मेंटेन करो अपने आप को, ये चीज. तो during this period he edited only a journal, the Indian Thought. मार्ग का तो कौन किया था, किसने किया था मार्ग का? मार्ग अभी हमने पढ़ा था ना, मुल्क राज आनंद ने, है ना. मार्ग के तो एडिटर थे मुल्क राज आनंद. इंडियन थॉट के एडिटर हैं आर के नारायण. And published 3 volumes of short stories, Malgudi Days 1941, Dodu and Other Stories 1943, and Cyclone and Other Stories 1944. Success as a writer. His next novel, The English Teacher, was published in 1945, and since then, novels flowed from his pen in quick succession. फिर एक के बाद एक novels निकल करके आए. 1945 में, अब 1905 में इनका जन्म हुआ, देखो ना. 1906 में. कोई बात नहीं, यानी तुम ये देख लो कि 40 years आफ्टर, है ना, 40 साल की उम्र के बाद में इन्होंने काम शुरू किया. अब किसको लेट कहोगे तुम, कौन लेट होता है? लेकिन 40 के बाद में भी जो काम किए वो काम प्रसिद्ध कर दिया ना. है? कभी कोई लेट नहीं होता है. एंड कोई सीमा नहीं होती है उम्र की, कोई बंधन नहीं है कि अब तो ना हम बूढ़े हो गए, अब हमसे काम कैसे होगा. है? सब होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता. मन के जीते जीत. मैं यहाँ अभी 10 दिन पहले यहीं पोस्टेड था बीकानेर में, मेरे घर से 10 मिनट दूर. अब मेरे घर से लगभग 1.5-2 घंटे दूर पोस्टेड हूँ. मेरी शक्ल में, मेरे पढ़ाने में कोई अंतर आया? कुछ नहीं आया. आ रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ. हाँ? अगर मैं यूँ सोच लेता ना, मुझे देखो इतनी दूर जाना पड़ता है, आना पड़ता है, मैं तो थक गया हूँ. थक गया, फिर थक जाते हैं. हाँ? ये चीज़. चलिए,
अब ये देखें, तो ये क्विक सक्सेशन में आए, एट द रेट ऑफ 1 बुक एवरी 2 years, है ना। एवरी का यूज देख लो, फ्रिक्वेंसी बताने के लिए प्लूरल के साथ में आया है ना। एक किताब हर 2 साल में निकल रही थी। एन एस्ट्रोलॉजर्स डे एंड अदर स्टोरीज 1947, मिस्टर संपत 1949, द फाइनेंशियल एक्सपर्ट 1952, वेटिंग फॉर महात्मा 1955, लॉली रोड, द गाइड 1958, नेक्स्ट संडे, a collection of sketches and essays 1960, My Dateless Diary 1960, The Man-Eater of Malgudi 1962, Gods, Demons and Other Stories 1965, The Sweet Vendor or The Vendor of Sweets 1967, A Horse and Two Goats 1970, a version of the Ramayana based not on Valmiki, who wrote in Sanskrit, but on Kamban, the Tamil poet, and published in 1973. Completes the list of his works published up to date. Some memorable characters portrayed by R.K. Narayan. स्वामीनाथन और स्वामी एंड फ्रेंड्स से, राजू गाइड का है, रोजी भी देखो गाइड की, है ना, एक पात्र है ना। गाइड पढ़ा होगा शायद आप लोगों ने, गाइड पढ़ा है ना, गाइड आपके कोर्स में, 12th में। चंद्रन द बैचलर ऑफ आर्ट्स का है, कृष्णा इंग्लिश टीचर का है, सावित्री द डार्क रूम की पात्र है, रमनी द डार्क रूम, मिस्टर संपत का, श्रीनिवास मिस्टर संपत का, मरैया द फाइनेंशियल एक्सपर्ट का, बालू फाइनेंशियल एक्सपर्ट का, डॉक्टर पाल द फाइनेंशियल एक्सपर्ट का। इनको देखो, तुम याद करो तो बहुत ही अच्छी बात है, याद कर लेने चाहिए तुम्हें कि ये पात्र इसके हैं, है ना। जगन वेंडर ऑफ स्वीट्स का, माली भी वेंडर ऑफ स्वीट्स का, नटराज द मैन ईटर ऑफ मालगुडी, वासु द मैन ईटर ऑफ मालगुडी, रमन द पेंटर ऑफ साइंस, डेजी द पेंटर ऑफ साइंस, श्री राम वेटिंग फॉर द महात्मा, भारती भी वेटिंग फॉर द महात्मा, राजा द टाइगर फॉर मालगुडी, टॉकेटिव मैन का ही है, डॉक्टर रन टॉकेटिव मैन का, नटराज द वर्ल्ड ऑफ नटराज। इस तरीके से ये कुछ कैरेक्टर हमने, नागराज सॉरी, लास्ट है नागराज द वर्ल्ड ऑफ नागराज। लास्ट डेज नेम एंड फेम, टिल द राइप ओल्ड एज ऑफ 85 नारायण एंजॉयड गुड हेल्थ एंड देयर वाज नो डिक्लाइन इन हिज क्रिएटिव पावर्स। देखो, जो काम करता रहता है ना, वो स्वस्थ भी रहता है। The guide received the Sahitya Academy Award for the year 1960. साहित्य अकादमी अवार्ड को याद कर ले में, है ना तुम, ये आता है तुम्हारे एग्जाम में, क्योंकि इंडियन राइटर्स हैं तो साहित्य अकादमी अवार्ड भारत का सबसे बड़ा लिटरेचर का अवार्ड है, तो इसके बारे में पूछा जा सकता है। द नॉवेल हैज बीन फिल्म्ड थ्रू दो नारायण हिमसेल्फ वाज नॉट वेरी हैप्पी विद द फिल्म। गाइड पर फिल्म भी बनी है, बहुत अच्छी, फेमस भी है। He was awarded Padma Bhushan in 1964. University of Leeds conferred on him the honorary D.Litt in 1967, and Delhi University followed suit in 1973. In 1980, R.K. Narayan was awarded the A.C. Benson Award by the Royal Society of Literature and was made an honorary member of the American Academy and Institute of Arts and Letters. In 1989, he was made a member of the Rajya Sabha. He has been included in the writers and their works. He has been included in, ये कोई है देखो, writers and their works series being published by the British Council. British Council के द्वारा published एक series है, writers and their works, उसमें भी इनको include किया गया है। He was the only Indian so far to have achieved this distinction. और ये विशेषता अर्जित करने वाले ये इकलौते भारतीय हैं, है ना। कौन सी? कि राइटर्स एंड देयर वर्क्स, ब्रिटिश काउंसिल के द्वारा प्रकाशित होने वाली जो सीरीज है उसमें इनको इंक्लूड किया गया है। He visited the USA in 1956 on an invitation from the Rockefeller Foundation. Many of his stories and sketches have been broadcasted by the BBC, a rare distinction. BBC से भी
इनकी स्टोरीज और स्केचेस ब्रॉडकास्ट हुए हैं. His works have been published both in England and the USA, and in both these countries he enjoyed wide popularity. In America, he is regarded next only to Faulkner and Graham Greene. Graham Greene was his mentor and friend. Author R.K. Narayan died at a private hospital in Madras on May 13, 2001. He was 95. Narayan was admitted to the hospital on April 27 following cardiovascular problems. हृदय की कोई इनकी समस्या हो गई थी. Among the best received of Narayan's 34 novels are the English Teacher, Waiting for the Mahatma, Guide, Man Eater of Malgudi, The Vendor of Sweets, A Tiger for Malgudi. Narayan also wrote a number of short story collection include Lolly Road, A Horse and Two Goats and other stories, Under the Banyan Tree and other stories, and The Grandmother's Tale. In addition to works of non-fiction, he also published shortened modern prose versions of Indian epics, the Ramayana and the Mahabharata. इनके शॉर्टर इन्होंने वर्जन्स भी प्रकाशित किए रामायण और महाभारत. तो खूब लंबा चौड़ा क्रिएशन है. Now let's have a quick look. राशिपुरम विलेज नेम है इनका. कृष्णा स्वामी फादर्स का नेम है ना. तो राशिपुरम कृष्णा स्वामी अय्यर नारायण स्वामी. Born in Madras on 10th October 1906, died May 13, 2001, Madras, and perhaps the most distinguished novelist of India in English. अब ये इनके novels हैं वापस, कोई पढ़ लेना, इनको कोई खास नहीं है. The fiction local Malgudi is created by R.K. Narayan for his description. ये fictitious लोकेल है ना, ये काल्पनिक स्थल है एक जो इन्होंने अपनी कहानियों के लिए बनाया. मालगुडी इनके हर नोवेल में, इनके प्राय सारे ही नोवेल्स में, सारी कहानियों में मालगुडी है. मालगुडी टाउन का वर्णन है. और ये मालगुडी है क्या? मालगुडी इनके दिमाग की उपज है जहाँ पर इस तरीके के लोग रहते हैं. इसे कहते हैं कि ये माइक्रोकॉस्म ऑफ इंडिया है. भारत का एक सूक्ष्म स्वरूप है मालगुडी, है ना. कि इसमें सब जातियों के, सब धर्मों के, है ना, सभी बैकग्राउंड के, अमीर गरीब, है, नई जनरेशन पुरानी जनरेशन, है ना, फेमिनिस्ट, है, और सभी प्रकार के लोग इसमें रहते हैं, है ना, इस मालगुडी में. तो ये एक प्रकार का माइक्रोकॉस्म है, छोटा संक्षिप्त स्वरूप है भारत का. शॉर्ट स्टोरीज, है ना, साइक्लोन एंड अदर स्टोरीज, एस्ट्रोलॉजर्स डे, मालगुडी डेज, अंडर द बनियान ट्री, रीटोल्ड लीजेंड्स, गॉड्स डेमन्स एंड अदर स्टोरीज, द रामायण और महाभारत. रामायण कंबन वाली पर बेस्ड है. R.K. Narayan edited journal The Indian Thought. He was nominated as a member of the Rajya Sabha. ठीक है, चलिए ये यहाँ तक अपने तो कर लेते हैं. हम आगे चलते हैं, अपना वो रोज का काम कर लेते हैं. कन्फ्यूजेबल वर्ड्स खोल लो. आ जाओ आ जाओ, खोलो तो उधर से खोलो. दो बूंदे बरसात की क्या गिर गई, समस्या हो गई. दो बूंदों से ही हम हार मान गए आज तो, है. चलिए कोई नहीं.
डिसबर्स और डिस्पर्स में क्या अंतर है निखिल? DISBURSE और DISPERSE। डिसबर्स, हाँ, डिस्ट्रीब्यूट करना, डिसबर्स। मेडिसिन वाली डोज का स्पेलिंग क्या है? डाउस है सही प्रोनाउंसिएशन, तो उसका क्या स्पेलिंग है? DOSC। जैसे ड्यूअल रोल की हम बात करें, है ना, कि अ वर्किंग वुमन हैज गॉट ड्यूअल रोल, तो यहाँ ड्यूअल की स्पेलिंग क्या होएगी? DUAL या EL? DUAL या DUEL? AL सही, ड्यूअल। और DUEL ड्यूअल तो वो लड़ाई झगड़े वाला। पूर्णिमा बताओ, डिफेस और इफेस में क्या अंतर है? वेरी गुड, वेरी गुड, डिफेस। वो कठिन था, कठिन वाला तो बता दिया तुमने। डिफेस तो बहुत बता दिया, अच्छा था। इफेस, इफेस तो बहुत कॉमन है, मिटा देना। इरेजर, इफेस, इरेज, इफेस। डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीड का क्या मीनिंग होगा निर्मला? डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीड। डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीड। हाँ, इलिजिबल। एलिजिबल माने पठनीय, इलिजिबल, इल भी तो एक प्रीफिक्स है ना, जो ऑपोजिट को बताता है, इल, है ना। हेमलता बताओ, इकोनॉमिकल और इकोनॉमिक में क्या अंतर है? हाँ बेटा, आर्थिक रूप से खर्चे कम करने वाला कौन सा है? इकोनॉमिकल, वो खर्चे कम करने वाला। जैसे ये गाड़ी खरीद लो, ये काफी इकोनॉमिकल रहेगी आपके, है ना, ऐसे। चलिए ठीक है। नाउन एनवेलप की स्पेलिंग क्या होएगी?
ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अपने। फेन का मतलब तो याद है तुम्हें, कल ही पढ़ा था हमने। तुम बताओ प्रियंका, फेन क्या होता है? FAIN, फेन। हाँ, ग्लैड नहीं, ग्लैडली, बिल्कुल। वो जो पाउडर ऑफ ग्रेन्स के लिए कौन सी स्पेलिंग है, तुम बताओ। जो पाउडर ऑफ ग्रेन्स होता है ना, जो हम चक्की में पिसा के लाते हैं, उस एफ, FLOUR, फ्लावर। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो 84 पर आ गए तुम, है ना। हियर और लिसन, बहुत ही सिंपल है। हियर हमें पता है प्रोग्रेसिव टेंस में यूज नहीं आता, है ना। हियर इनवॉलेंटरी एक्शन है। अगर तुम्हारे कान खुले हैं तो तुम सुनोगे ही ना, कानों में या तो रुई ठूंस लो, और अदरवाइज मैं जो भी बोलूंगा वो तुम्हें सुनना ही पड़ेगा, कोई तुम्हारे पास इलाज नहीं है, हाँ? तो ये चीज है। तो ये क्या हो गई, ये हियर हो गया। हाँ, जजेस तो हियरिंग कर सकते हैं, वहां पर वो वॉलेंटरी हो जाता है ना। द जजेज आर हियरिंग द केस, वहां वो हियरिंग हो सकते हैं, क्योंकि वो वॉलेंटरीली सुनवाई कर रहे हैं, डेलिबरेटली सुनवाई कर रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज हियर इनवॉलेंटरी एक्शन है, जैसे अभी कुछ भी बार धमाका हो हमें सुनाई देगा, वो हियर है। लिसन तो अटेंटिवली सुनना है। लिसन टू मी, लिसन हमेशा क्या लेता है, टू लेता है ना। ऑब्जेक्ट से पहले क्या लेता है, लिसन, हमेशा ही टू लेता है। लिसन टू मी, लिसन टू इट, लिसन टू द न्यूज, लिसन टू द रेडियो, है ना, ऐसे दा लेता है हमेशा। अब देखो HOAR, होर्ड, ये जैसे मान लो होर्ड ऑफ समथिंग हम करते हैं, जैसे कोई होर्ड ऑफ कॉइन्स है, होर्ड ऑफ पेट्रोल है, होर्ड ऑफ केरोसिन है ना। होर्डिंग क्या होती है, ये काला बाजारी जिसको आप कहते हो, है ना। HOARD, होर्ड। होर्ड का मीनिंग क्या हो गया, छिपा कर संग्रह करना, किसी गुप्त जगह पर संग्रह करना। ये ऑफ लेता है ना, हॉर्ड ऑफ समथिंग, तुम भले यूं नोट करो तो कर लो। हॉर्ड ऑफ समथिंग, हॉर्ड ऑफ एंशंट कॉइन्स, है ना, हमें मिला, है ना। द पुलिस डिस्कवर्ड द हॉर्ड ऑफ एंशंट कॉइन्स एट हर हाउस, उसके घर पे पुराने सिक्कों का यूं संग्रह मिला, इस तरीके से। अब देखो एक बहुत ही नॉर्मल सी चीज होती है, एक तो जैसे ये होर्डिंग हो गया, जो काला बाजारी का होर्डिंग हो गया। एक ये जो तुम देखते हो बाजार में जो होर्डिंग है, जिसमें यूं फोकस एकेडमी, या फिर यूं वो कोई भी जैसे कॉन्सेप्ट के होर्डिंग लगे हुए होते हैं, इसकी स्पेलिंग भी HOARDING होगा। यानी अ डिस्प्ले फॉर अ लार्ज बोर्ड, डिस्प्ले फॉर एडवर्टीजमेंट, ये भी क्या है, HOARDING है। यानी अगर तुम उस होर्डिंग में इस होर्डिंग में देखो ना, तो दोनों की स्पेलिंग सेम ही है, राइट, समझ गए, है ना। आगे क्या है, HORDE, ये भी ऑफ ही ले लेता है ना। जैसे मान लो कि बहुत बड़ा ये समूह हो गया, है ना, अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, अ लार्ज क्राउड ऑफ पीपल हो गया। जैसे in summer, in summer we have got a horde of tourists in Mount Abu, माउंट आबू में हॉर्ड ऑफ टूरिस्ट्स आते हैं, है ना, यानी बहुत बड़ी मात्रा में, है ना। हॉर्ड ऑफ पीपल,
टर्न आउट टू वेलकम द विनिंग टीम, होर्ड ऑफ, यानी अ क्राउड ऑफ, ठीक है, इस तरीके से होर्ड, एक बड़ा समूह है। अब देखो ह्यूमिलिटी, द क्वालिटी ऑफ बीइंग हम्बल। ह्यूमिलिटी तो होनी चाहिए सभी में ही, है ना, ये तो एक वर्च्यू है ना। गुड पीपल ऑलवेज शो ह्यूमिलिटी टू अदर्स, है ना, यानी कि दे डू नॉट हैव द सेंस दैट दे आर बिगर or they are wealthier or they are smarter than other people. They are very humble, है ना, वो बहुत ही humble होते हैं, polite होते हैं। तो ह्यूमिलिटी इज ए वर्च्यू। लेकिन ह्यूमिलिएशन क्या है? ये इंसल्ट है ना। आई डेंट गो देयर, मैं वहां नहीं गया, बिकॉज अर्लियर आई हैड एक्सपीरियंस्ड ह्यूमिलिएशन ओवर देयर, क्योंकि मैंने पहले वहां पर ह्यूमिलिएशन एक्सपीरियंस कर रखी थी, इसलिए मैं वहां पर नहीं गया। नोबडी वांट्स टू एक्सपीरियंस, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं करना चाहता क्या? ह्यूमिलिएशन। एवरीबडी नीड्स ह्यूमिलिटी, हर आदमी को ह्यूमिलिटी चाहिए, है ना, इन द पार्ट ऑफ अदर्स, दूसरों के लिए, दूसरों में उसको विनम्रता चाहिए, ह्यूमिलिएशन नहीं, ठीक है, अपमान, डिसरिस्पेक्ट बहुत ही अब देखो हिस्टोरिक और हिस्टोरिकल, देखो बहुत ही छोटा सा अंतर है। हिस्टोरिक का मतलब क्या हो गया? इम्पोर्टेंट इन हिस्ट्री, इम्पोर्टेंट लिखा हुआ है ना, इम्पोर्टेंट भी कर लो भले ही तुम, और इम्पोर्टेंट इन हिस्ट्री, ये भी दो, ये भी मीनिंग हो सकता है। जैसे मान लो कि अभी कोई बहुत शानदार काम चल रहा है यहाँ पर, तो हम क्या कहेंगे? इट इट्स अ हिस्टोरिक मोमेंट फॉर अस। जैसे अभी वो कौन जाके आई थी, सुनीता विलियम, कितने दिन रह के आई थी? ये तुम्हारे फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन आएगा ये, कि सुनीता विलियम कितने दिन बिता करके आई थी, ये याद कर लेना, ये पक्का आएगा। हाँ, और उसके साथ कौन गया था, तो बताओ। हाँ, ये तो पक्के आएंगे क्वेश्चन, ये लो मैंने आउट ही कर दिया पेपर एक तो। हम्म, हाँ? तो ये क्या है? इट वॉज अ हिस्टोरिक मोमेंट फॉर अस, नॉट ए हिस्टोरिकल मोमेंट, इट वॉज अ हिस्टोरिक मोमेंट फॉर इंडियंस इवन, भारतीय लोगों के लिए, है ना, बिकॉज सुनीता विलियम्स बिलोंग टू इंडियन ओरिजिन, इसलिए हम कह सकते हैं इट वॉज अ हिस्टोरिक मोमेंट फॉर अस, इम्पोर्टेंट। अब देखो हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट भी हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट इन हिस्ट्री, हिस्टोरिक प्लेसेस भी हो सकते हैं, है ना। उस दृष्टिकोण से देखे ना तो हिस्टोरिकल काफी नजदीक है। अब हिस्टोरिकल इवेंट है कोई, है ना, यानी वो बिल्कुल इतिहास की है, हिस्टोरिकल फैक्ट। when you uh, when you say something, you should prove, you should prove it. Have you got any historical fact for it? क्या हिस्टोरिकल फैक्ट है क्या, ऐतिहासिक? अब हिस्टोरिक फैक्ट नहीं होगा, होगा कि नहीं? हिस्टोरिकल फैक्ट बोलते हैं हम, हैं? तो अब ये देख लो, ये अंतर है। हिस्टोरिक केवल इम्पोर्टेंस से रिलेटेड है, हिस्टोरिकल इतिहास से संबंधित है, वेदर इट वाज इम्पोर्टेंट और नॉट, है ना। इम्पोर्टेंट हो या नहीं जरूरी नहीं है, लेकिन वो इतिहास का है इसलिए हिस्टोरिकल है ना। जैसे मान लो कोई भी व्यक्ति अगर वो इतिहास का है तो वो हिस्टोरिकल पर्सन है, ये चीज, ठीक है। चलिए अब हिस्ट्रियोनिक, हिस्ट्रियोनिक ड्रामेटिक एंड एग्जेजरेटेड। हिस्ट्रियोनिक gestures we often say, histrionic gestures,
यानी कई लोग बहुत ज्यादा यूं हाव भाव करते रहते हैं, बहुत ज्यादा यूं हाथ पांव हिलाते हैं, है ना, वो क्या है, हिस्ट्रियोनिक जेस्चर्स हो गए उनके, यानी नाटकीय, एग्जेजरेटेड, बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके, है ना, करने वाले, बोलने वाले, है ना, उनको हम हिस्ट्रियोनिक बोल देते हैं, नाटकीय, हिस्ट्रियोनिक। ह्यूमन और ह्यूमन, ह्यूमन तो मानव हो गया, आई एम ए ह्यूमन, मैं एक ह्यूमन हूँ, है ना, और ह्यूमन, जैसे मैं कहूँ ना आई एम ए ह्यूमन, तो तुम मुझे कह सकते हो दैट्स ओके, बट आर यू ह्यूमन, क्या तुम ह्यूमन हो क्या, ह्यूमन तो हो, मानवीय गुणों से युक्त हो क्या, दोज आर ह्यूमंस हु आर ह्यूमन, जो मानवीय गुणों से युक्त हो, काइंड हो, मर्सीफुल हो, फ्रेंडली हो, है ना, शी इज रियली वेरी ह्यूमन फॉर अस, वो हमारे लिए बहुत ह्यूमन है, यानी मानवीय गुणों से युक्त है। जैसे ह्यूमन ट्रीटमेंट है ना, वी शुड गिव, वी शुड गिव ह्यूमन ट्रीटमेंट, वी शुड गिव ह्यूमन ट्रीटमेंट टू द पुअर, वी शुड गिव ह्यूमन ट्रीटमेंट टू द रिफ्यूजीज, है ना, शरणार्थियों को ह्यूमन ट्रीटमेंट देना चाहिए, है ना, वी शुड नेवर फॉरगेट द ह्यूमन एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ, हमारे जीवन के मानवीय पक्षों को कभी नहीं भूलना चाहिए, है ना, ह्यूमन। इलीगल और इलिसिट, इलिसिट हम पहले भी पढ़ चुके हैं, एलिसिट और इलिसिट पढ़ चुके हैं। इलिसिट देखो, इलिसिट के दो मीनिंग है, एक तो इलीगल का सिनोनिम है इलिसिट, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे अगेंस्ट द लॉ है ना कोई चीज, तो वो इलीगल है, तो वो इलिसिट भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इलिसिट का एक मीनिंग और होता है, अगेंस्ट द कस्टम्स ऑफ सोसाइटी और अगेंस्ट द जनरल सोशल कस्टम्स। अब जनरल सोशल कस्टम्स क्या हैं, जैसे मान लो कि एक टीचर को किस तरीके के कपड़े पहनने चाहिए, किस तरीके का व्यवहार करना चाहिए, उसके अगेंस्ट में मैं अगर कुछ कर रहा हूं ना, तो वो इलिसिट बिहेवियर है। अब हमारी सोसाइटी में महिलाओं को किस तरीके के कपड़े पहनने चाहिए वो तुम्हें पता है, अब तुम उनसे कुछ अलग पहन लो, तुम वेस्टर्न आउटफिट्स की सीमाएं ही पार कर दो, तो वो क्या हो जाएंगे, तुम्हारे इलिसिट बिहेवियर हो जाएगा, वहां इलीगल बिहेवियर नहीं होगा, क्योंकि लॉ तुम्हें आज़ादी देता है, जो मर्जी आए वो कपड़े पहनने की आज़ादी देता है लॉ तुम्हें। लेकिन फिर भी आदमी को अपने वो क्या बोलते हैं कि देश काल परिस्थिति के अनुसार जैसा देश वैसा भेष कहा गया है ना, तो वो चीज़ है, वो हमें फॉलो करनी चाहिए, अदरवाइज वो इलिसिट हो जाएगा, है ना। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा इलीगल, गैर कानूनी, अवैध, ये हिंदी में तो इसका कोई बैठता नहीं है, यूं ही लिखे हुए हैं ये, है ना। तुम उधर देखो, अगेंस्ट द लॉ, और इसमें डिसअप्रूव्ड बाय सोसाइटी, लेकिन ये बात बिल्कुल मैं कहूंगा कि डिसअप्रूव्ड बाय सोसाइटी लिख करके मैंने यहाँ पर तो क्या कर दिया, अंतर कर दिया दोनों में, लेकिन इलिसिट बिल्कुल सिनोनिम है इलीगल का, है ना, और इसका एक मीनिंग अगेंस्ट द लॉ भी होता है, तो वहां पर ये इलिसिट और इलीगल सिनोनिम है, लेकिन इसके दूसरे मीनिंग है, इस वजह से ये यहाँ पर कंफ्यूजेबल वर्ड्स में आ जाएगा। अगर मान लो कि ये डिसअप्रूव्ड बाय सोसाइटी मीनिंग देने के लिए फिल इन द ब्लैंक्स करवाएंगे ना, तो वो इलिसिट भरना पड़ेगा, वहां इलीगल नहीं चल सकता, है ना, ये बात। चलिए, इनक्रेडिबल, ये तो अनबिलीवेबल हो गया, इनक्रेडिबल इंडिया, इनक्रेडिबल सपोर्ट, I got there, incredible support. I would like to pay you thousands of thanks for your incredible support. है ना, incredible, अविश्वसनीय, है ना। और incredulous, credulous तो क्या होता है, कान का कच्चा, जो बात कहे उसी पर ही विश्वास कर ले, credulous। जैसे children are credulous, हाँ, they take every advertisement seriously,
तो क्रेडुलस तो कौन होते हैं? बच्चे होते हैं. बट मदर्स, दे आर इनक्रेडुलस. दे नो that most of the advertisements are made by cheaters. तो मदर्स क्या होते हैं? इनक्रेडुलस होते हैं. तो वो यूं कहते हैं कि कोई नहीं, इससे तो बढ़िया एक्सरसाइज कर, तो तेरी बॉडी अच्छी बनेगी. हैं? ये खाने पीने से कुछ नहीं होगा. इनक्रेडुलस, जो विश्वास ना करे, नॉट रेडी टू बिलीव समथिंग और समवन, इनक्रेडुलस. अब देखो, इंजीनियस, क्लेवर एंड इन्वॉल्विंग न्यू आइडियाज. जैसे देखो, अब ये जैसे एलईडी बल्ब जा गए, इंजीनियस वेज ऑफ सेविंग एनर्जी आ गए, है ना, नए नवाचार से युक्त इंजीनियस मेथड्स ऑफ टीचिंग, नए तरीके से पढ़ाना, प्ले वे मेथड हो गया, खेल खेल में पढ़ाना बच्चों. ये तो क्या हो गया? इंजीनियस. और देखो, इनजेन्युअस. इनजेन्युअस तो ऑनेस्ट, इनोसेंट हो गए. और खासकर मान लो विलिंग टू ट्रस्ट पीपल, है ना, ये इसमें लिखा हुआ नहीं है. यानी इन लोगों को ना, इनजेन्युअस जो होते हैं ना, वो लोगों पर भरोसा करना चाहते हैं. तुम ये मान लो कि इनजेन्युअस सिनोनिम होता है किसका? क्रेडुलस का. ऊपर इनक्रेडुलस लिखा हुआ है ना, तो इनजेन्युअस सिनोनिम होएगा किसका? क्रेडुलस का. और एक और वर्ड है, देखो वो भी मैं लिखता हूं तुम्हारे यहाँ, ये भी याद कर लो सिनोनिम में. नेव, इसका भी ये सिनोनिम होगा. कौन सा? क्रेडुलस, नेव, इनजेन्युअस का, है ना. हाँ, यानी कि चिल्ड्रन आर इनजेन्युअस, है ना, स्टूडेंट्स जनरली आर इनजेन्युअस. we should not we should not we should not cheat, we should not cheat ingenuous students, है ना. But in coaching centers, more often than not, ingenuous students are cheated, है ना, उनके साथ में चीटिंग हो जाती. ingenuous. intense, एक्सट्रीम एंड फोर्स, सिनोनिम हो गया एक्सट्रीम का. मान लो इंटेंस, जैसे आजकल क्या है, वी आर सफरिंग फ्रॉम इंटेंस हीट, है, तो एक्सट्रीम हीट से हम सफर कर रहे हैं. तो ये हो गया इंटेंस. और इंटेंसिव क्या होता है? देखो हमने पढ़ा था ना, एक्सटेंसिव रीडिंग और इंटेंसिव रीडिंग, तुमने तो पढ़ी, है ना. इंटेंसिव रीडिंग क्या होती है? इंटेंसिव रीडिंग तो वो होती है जिसको पढ़ने में तुम्हें बहुत जोर आए, रिक्वायरिंग ए लॉट ऑफ एफर्ट फ्रॉम योर साइड, है ना, वो होती है इंटेंसिव रीडिंग. होती है कि नहीं? हार्ड एंड रिगरस, है ना, रिक्वायरिंग ए लॉट ऑफ एफर्ट्स, वो होता है इंटेंसिव ट्रेनिंग मॉड्यूल. इंटेंसिव ट्रेनिंग मॉड्यूल फॉर द टीचर्स, यानी बहुत ज़्यादा रिगरस ट्रेनिंग देंगे कि हाउ टू टीच, है ना. इंटेंसिव आर्मी ट्रेनिंग, है ना. तो इंटेंस का मतलब समझ गए? एक्सट्रीम, है ना, इंटेंस हीट. और इंटेंसिव यानी रिक्वायरिंग ए लॉट ऑफ लेबर फ्रॉम योर साइड, है ना, ये चीज हो गई. इंटेंसिव गहन, ठीक है. तो एक दो और कर लेते हैं अपने. 92 हुआ है ना. इन्वेंट, डिस्कवर, फाइंड और फाउंड, बहुत ही शानदार है. देखो देखो, इन्वेंट तो उसको करते हैं जो पहले से मौजूद नहीं हो, है ना. जैसे कॉल्ट इन्वेंटेड गन. कॉल्ट इन्वेंटेड द गन. गन का आविष्कार किसने किया? कॉल्ट ने किया. हु इन्वेंटेड जीरो. जीरो का इन्वेंशन किसने किया? लेकिन हु इन्वेंटेड इंडिया नहीं, हु डिस्कवर्ड इंडिया, है ना.
तो डिस्कवर पहले से मौजूद है, उस चीज को खोजना, और इन्वेंट जो पहले से मौजूद नहीं है उस चीज को खोजना। ठीक है, तो ये इन्वेंट है। टू क्रिएट समथिंग विच नेवर एग्जिस्टेड बिफोर, और टू फाइंड समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम विच नोबडी वाज अवेयर ऑफ। तो इंडिया तो था ही, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज अवेयर ऑफ नहीं थी। तो इसलिए कि हु डिस्कवर्ड इंडिया, की वास्को द गामा डिस्कवर्ड इंडिया, है ना। फाइंड, फाइंड माने प्राप्त करना, है ना। और फाइंड की फॉर्म क्या होती है, सेकंड फॉर्म क्या होती है फाइंड की? फाउंड, फाउंड, है ना। आई फाउंड 10 रुपी नोट, आई फाउंड ए 10 रुपी नोट, मुझे 10 रुपए का नोट मिल गया। आई फाउंड योर नोट्स ऑन द वे, जब मैं घर जा रहा था तो रास्ते में तुम्हारे नोट्स पड़े मिले हैं। तो ऐसे ही हमारे एक मित्र हैं, तो वो बेचारे अपना चुनाव का सामान, तुम अभी श्री राम सर से पढ़ रहे हो क्या, तुम लोग कहीं पढ़ रहे हो? तो ये देखो तुम्हारे सर कैसे का तो हमारा एक मित्र था, वो बेचारा अपना चुनाव का सामान जमा करके जा रहा था घर पे। रास्ते में उसको एक थैला पड़ा मिला, कि इस थैले में क्या है। खोल के देखा तो उसमें श्री राम की वो जमा करवाने वाली कुछ सामग्री थी उसमें। तो उसने कहा ये क्या हो गया है। तो यानी देखो, लेकिन ये जो भुलक्कड़ लोग होते हैं ना, ये लक्की भी बहुत होते हैं, है ना। तो वो उधर वहां पर अपना सामान जमा कराने के लिए पहुंचा। ये बेचारा सामान जमा करवा चुका था, अपने घर जा रहा था। ये बलमानुस से उसको ढूंढते ढूंढते, इसने रात के 1:30 बजे ढूंढते ढूंढते बेचारा उस तक पहुंचा। और वो वहाँ अपना सामान जमा करवा रहा था, उसको पता ही नहीं है उसका कोई सामान इधर उधर गिर गया है। तो उसको दिया और उसने वो तुरंत लेके जमा करवा तो ये है। तो ये क्या है? फाइंड, मिलना। और फाउंड, रविंद्रनाथ टैगोर फाउंडेड शांति निकेतन in 1901, that turned out to be विश्व भारती यूनिवर्सिटी in 1921। वो फाउंड है, इस्टेब्लिश करना। हु फाउंडेड द आजाद हिंद फौज? नेताजी सुभाष चंद्र बोस फाउंडेड। तो अब ये फाउंड, फाउंडेड, फाउंडेड, फाउंड की फॉर्म है। ठीक है? तो ये हमने देखा। आगे देखते हैं। इंडस्ट्रियल और इंडस्ट्रियस बहुत ही सिंपल है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वी ऑफन टॉक अबाउट, है ना, कि औद्योगिक विकास जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज बने, है ना। और इंडस्ट्रियस, द स्टूडेंट्स शुड बी वेरी मच इंडस्ट्रियस, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियस होना पड़ेगा। विच वन विच इज सपोज टू बी द मोस्ट इंडस्ट्रियस क्रिएचर? कौन है मोस्ट इंडस्ट्रियस क्रिएचर? कौन है? हाँ, चींटी से भी ज्यादा बी, है ना। बी को इंडस्ट्रियस कहते हैं, दिन भर काम में लगी रहती है। तो वो इंडस्ट्रियस। तो इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियल और इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियस नेचर, है ना। ठीक है, मिलते हैं हम कल, फिर यात्रा को आगे बढ़ाएंगे।